डायरेक्ट सेलिंग की जो मॉडल गाइडलाइंस हैं उनमें जो डेफिनेशन दी है वही डेफिनेशन आपके सामने प्रस्तुत है। डायरेक्ट सेलिंग मींस मार्केटिंग ऑफ कंज्यूमर प्रोडक्ट्स सर्विसेज डायरेक्ट टू द कंज्यूमर्स। डायरेक्ट सेलिंग का मतलब है कि प्रोडक्ट्स की और सर्विसेज को डायरेक्टली कंज्यूमर तक उपलब्ध करवाने को हम लोग डायरेक्ट सेलिंग कहते हैं, थ्रू एक्सप्लेनेशंस और डेमोस्ट्रेशन ऑफ द प्रोडक्ट्स बाय ए डायरेक्ट सेलर। और इसमें हम लोग डायरेक्ट सेलर जाता है और अपने प्रोडक्ट का डेमोस्ट्रेशन करता है, जर्नली इन देयर होम्स और द होम्स ऑफ अदर्स, या तो सामने वाले व्यक्ति के घर पे या उस व्यक्ति को दूसरों के घर पे बुलाता है, एट वर्क प्लेस या जहां पे वो काम करते हैं वहां पे जाता है, एंड अदर प्लेसेस अवे फ्रॉम परमानेंट रिटेल लोकेशन। जो हमारी परमानेंट रिटेल लोकेशन है, एक मॉल है, एक दुकान है, वहां पे जैसे हम सामान लेने के लिए जाते हैं, तो डायरेक्ट सेलिंग में वैसा सिस्टम नहीं रहता। यहां पे हम लोग डायरेक्टली लोगों को अप्रोच करते हैं, उनके घरों में जाते हैं और वहां पे अपने प्रोडक्ट के बारे में, अपने बिजनेस प्लान के बारे में हम लोग बताते हैं। तो जब हम डायरेक्ट सेलिंग की बातचीत करते हैं तो डायरेक्ट सेलिंग को जनरली हम लोग दो भागों में डिवाइड कर सकते हैं। एक तो सिंगल लेवल डायरेक्ट सेलिंग। सिंगल लेवल डायरेक्ट सेलिंग होती है जिसे हम डोर टू डोर सेलिंग भी कहते हैं। डोर टू डोर सेलिंग में एक व्यक्ति डोर टू डोर जाता है, अपना प्रोडक्ट दिखाता है, डेमोस्ट्रेशन देता है और अपने प्रोडक्ट को सेल करने का प्रयास करता है। तो ये जो सिंगल लेवल डायरेक्ट सेलिंग मॉडल था, इसमें बहुत मेहनत है और इसमें जो व्यक्ति सेल कर रहा है उसको ज्यादा बेनिफिट रहता है। ये मॉडल पहले बहुत चलता था, लेकिन जब से मल्टी लेवल डायरेक्ट सेल सिस्टम आया है तो मल्टी लेवल डायरेक्ट सेल बड़ी तेजी के साथ में बढ़ा है, क्योंकि इसके बहुत सारे एडवांटेज हैं। तो जब हम डायरेक्ट सेलिंग की बातचीत करेंगे आगे प्रेजेंटेशन में, तो इसका मतलब यह है कि हम लोग मल्टी लेवल डायरेक्ट सेलिंग की बातचीत करेंगे, ना कि सिंगल लेवल डायरेक्ट सेलिंग की हम बातचीत करेंगे। तीसरा जो वर्ड है वो है इंडिया, विजन ऑफ डायरेक्ट सेलिंग इन इंडिया। और ये बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण है, बहुत मीनिंगफुल है। हिंदुस्तान में डायरेक्ट सेलिंग का भविष्य क्या है? और मेरा अपना मानना है कि इंडिया इज एन आइडियल कंट्री फॉर डायरेक्ट सेलिंग। पूरी दुनिया में शायद 200 के लगभग देश हैं, और इतने देशों में अगर सबसे आइडियल, सबसे उपयुक्त किसी देश की बातचीत करें जो डायरेक्ट सेलिंग पे बिल्कुल एकदम खरा उतरता है, वो हिंदुस्तान है। और ये बात मैं इस भावना से नहीं कह रहा हूं कि मैं हिंदुस्तानी हूं, आप हिंदुस्तानी हैं। मैं लॉजिक्स के साथ में और आंकड़ों के साथ में आपके साथ में प्रूव करने का प्रयास करूंगा कि इंडिया आइडियल कंट्री क्यों है डायरेक्ट सेलिंग के लिए। पहला पॉइंट है 130 करोड़ पॉपुलेशन। हमारे देश में 138 करोड़ लोग रहते हैं, और डायरेक्ट सेलिंग चूंकि लोगों का बिजनेस है, लोगों के द्वारा ये चलता है, लोग प्रोडक्ट को कंज्यूम करते हैं, तो जाहिर ही बात है कि जहां पे ज्यादा लोग होंगे वहां पे ये धंधा ज्यादा चलेगा, वहां पे काम ज्यादा होने की संभावना है। तो उस दृष्टि से हमारे यहां पे लोग बहुत ज्यादा हैं, और जानकार लोग ये बता रहे हैं कि ये जो हमारी पॉपुलेशन है 138 करोड़, तो 150 करोड़ से तो पहले ये रुकने वाली नहीं है। चाहे गवर्नमेंट नियम लिया है, कानून लेके आ जाए, जनसंख्या वृद्धि पे रोक लगाने का कोई कानून पास कर दे, लेकिन 150 करोड़ तक हम तो पहुंचने ही वाले हैं। तो ये इतनी बड़ी पॉपुलेशन दूसरे देशों में नहीं है। मैं आगे आपको आंकड़े दिखाऊंगा। छोटे छोटे देश हैं, हमारे एक राज्य जितनी उनकी पॉपुलेशन नहीं है, और वहां पे डायरेक्ट सेलिंग का टर्नओवर बहुत अच्छा खासा है। तो वहां पे जब छोटे छोटे देशों में इतना टर्नओवर हो सकता है, तो इतनी बड़ी पॉपुलेशन में, इतने बड़े जनसंख्या वाले देश में डायरेक्ट सेलिंग का टर्नओवर कितना बड़ा हो सकता है, वो आपने सोचना है। अपने विजन को आपने एक्सपेंड करना है कि 138 करोड़ पॉपुलेशन के साथ में हम लोग कितना बड़ा कारोबार कर सकते हैं। दूसरा पॉइंट है यंगेस्ट नेशन। पूरी दुनिया में चाइना हमारे से ज्यादा पॉपुलेशन है, लेकिन पूरी दुनिया की अगर हम बातचीत करें तो सबसे ज्यादा जनसंख्या, सबसे ज्यादा युवा जनसंख्या हमारे देश की है, यंगेस्ट नेशन। तो यंगेस्ट नेशन का डायरेक्ट सेलिंग से क्या संबंध है? युवाओं के अंदर में जोश रहता है, और सबसे बड़ी बात, युवाओं के सपने बड़े होते हैं। उन्होंने जिंदगी जीनी है, वो बड़ा प्लान करते हैं, वो फ्यूचर के बारे में सोचते हैं, वो महंगे महंगे गैजेट्स यूज करते हैं, वो देश दुनिया घूमना चाहते हैं, उनके सपने बड़े हैं। चाइना जैसा देश जो एक
वहां की जो मैक्सिमम पॉपुलेशन है वो 40 साल से ऊपर की पॉपुलेशन है। यूरोप के भी बहुत सारे देश ऐसे हैं जहां की अधिकतर जनसंख्या 40 और 45 से ऊपर की है। तो वहां से जब हम कंपैरिजन करते हैं इंडिया को डायरेक्ट सेलिंग के पॉइंट ऑफ व्यू से, तो हम लोग बेहतर स्थिति में हैं। और ये एक और उदाहरण है इस चीज का कि इंडिया इज एन आइडियल कंट्री फॉर डायरेक्ट सेलिंग। तीसरा पॉइंट बहुत इंपॉर्टेंट है, 54% अनएम्प्लॉयमेंट। हमारे देश में 54% आबादी ऐसी है जिनके पास में कोई रोजगार नहीं है, यानी न तो वो नौकरी करते हैं और न उनके पास में कोई काम धंधा नहीं है, कोई बिजनेस नहीं है, छोटा मोटा काम भी नहीं है। ऐसी 54% आबादी है। कुछ मैं डाटा आज आपके साथ में शेयर करना चाहता हूं। इस स्लाइड में आप देखिए कुछ देशों की जनसंख्या और वहां कितने प्रतिशत लोगों के पास में रोजगार है, यह दिखाया गया है। अमेरिका की पॉपुलेशन देखिए आप, 331 मिलियन, 33 करोड़ से ज्यादा की जनसंख्या है और 71.4% लोगों के पास में वहां पे रोजगार है। रसिया की जनसंख्या आप देख लीजिए, ब्राजील देख लीजिए आप, चाइना देख लीजिए आप, इंडिया देख लीजिए। सो ये जितने भी कंट्री हैं, इन सारे कंट्रियों की पॉपुलेशन भी दिख रही है और आपको एम्प्लॉयमेंट भी दिख रहा है। तो सबसे कम एम्प्लॉयमेंट कहां का है सर? हमारे देश का है। हमारी पॉपुलेशन है 138 करोड़, एम्प्लॉयमेंट कितने लोगों के पास में है? 46.3% लोगों के पास में रोजगार है, यानी 54% के लगभग लोग हमारे देश में बेरोजगार हैं। और ये जो बेरोजगार लोग हैं, ये लोग ऐसा नहीं है कि ये निकम्मे हैं, नालायक हैं, काम नहीं करना चाहते हैं। ये काम करना चाहते हैं, ये जिंदगी में कुछ अचीव करना चाहते हैं, इन्होंने पढ़ाई लिखाई की है, बहुत सारे लोगों के पास में डिग्रियां हैं, लेकिन ये नौकरी करना चाहते हैं और नौकरी हमारे देश में हर व्यक्ति को नहीं मिल सकती, उस प्रकार की स्थितियां हमारे देश में नहीं है। तो उस नाते ये लोग इंतजार कर रहे हैं। एजुकेशन सिस्टम जिस प्रकार का हमारे यहां पे है, तो वो एजुकेशन सिस्टम कहीं ना कहीं एंटरप्रेन्योरशिप को, एंटरप्रेन्योर बनने के लिए मोटिवेट नहीं कर सकता है। तो ये कुछ वजह हैं, लेकिन हमारे लिए अच्छी बात क्या है, अगर हम लोग इन 54% लोगों के पास में जाएं और इनको कन्विंस कर दें, जी हां, इनको कन्विंस कर दें कि डायरेक्ट सेलिंग आपके लिए एक बेहतर विकल्प हो सकता है, ये कैरियर विकल्प हो सकता है और ये एक ऐसी अपॉर्चुनिटी हो सकती है कि यहां पे आपको पूरी जिंदगी काम नहीं करना, कुछ सालों तक अगर आपने मेहनत की, उस मेहनत का लाभ न केवल मात्र आपको मिलेगा, अपितु आपकी आने वाली जो जनरेशन है उसको भी इसका बेनिफिट आपको मिल सकता है। सो ये 54% लोग हमारे लिए बिल्कुल एकदम हॉट लिस्ट वाले लोग हैं और इनको हम लोग जल्दी से जल्दी अप्रोच कर सकते हैं। और इसके अलावा भी जो 40% पॉपुलेशन हमारे देश में है, वो पॉपुलेशन भी बहुत ज्यादा संतुष्ट नहीं है अपने काम से, उनको भी इतना ज्यादा पैसा नहीं मिल रहा है कि दे आर सेटिस्फाई, वो एक लग्जरी लाइफ जी रहे हैं। उन लोगों को भी एक्स्ट्रा इनकम की जरूरत है, उन लोगों को भी हम लोग अप्रोच कर सकते हैं। यानी मैं ये कह सकता हूं कि हमारे देश में 90% जो पॉपुलेशन है वो डायरेक्ट सेलिंग को ज्वाइन कर सकती है, उनको एक एक्स्ट्रा इनकम की रिक्वायरमेंट है और 54% लोगों को तो फुल टाइम काम की रिक्वायरमेंट है। तो ये फिर दूसरे सब देशों से इंडिया को एक आइडियल कंट्री बना देता है। ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है। फोर्थ पॉइंट क्या कह रहा है? मोस्ट सोशली बाउंड नेशन। दुनिया में सबसे ज्यादा रिश्तेदारियां, सबसे ज्यादा रिश्ते नाते, सबसे ज्यादा प्यार प्रेम और संबंध अगर किसी देश में निभाए जाते हैं तो हिंदुस्तान में निभाए जाते हैं। आप मेरी बात से सहमत होंगे। जहां अमेरिका और यूरोप जैसे देशों में 3-4 साल में शादियां टूट जाती हैं, हमारे देश में हम 7 पीढ़ी की रिश्तेदारियां निभाते हैं। शादी में अगर दादाजी की ससुराल वाले लोगों को नहीं बुलाया तो नाराज हो जाते हैं। और ये हमारे लिए क्यों बेनिफिशियल है डायरेक्ट सेलिंग के लिए? ये पॉइंट इसलिए बेनिफिट है क्योंकि डायरेक्ट सेलिंग में हमें लिस्ट बनानी होती है, बहुत सारे नाम चाहिए, क्योंकि शुरुआत में जब हम काम करेंगे बहुत सारे लोग हमें मना करेंगे, रिजेक्ट करेंगे हमारे ऑफर को, हमारे प्रोडक्ट को। तो जब बहुत सारे नाम हमारे पास में होंगे और कुछ लोग अगर मना भी कर रहे हैं तो हमें फर्क नहीं पड़ेगा, क्योंकि हमारे पास में बहुत बड़ी लिस्ट है। तो हमारी लिस्ट बहुत बड़ी बन सकती है, पहले दिन ही बहुत बड़ी बन सकती है, क्योंकि इतने रिश्तेदार हैं, इतनी रिश्तेदारियां हम लोग निभाते हैं। तो ये फिर एक बार ये पॉइंट इंडिया को आइडियल कंट्री की तरफ इशारा कर रहा है। और 5वां पॉइंट बहुत इंपॉर्टेंट,
only $3,019 million out of $1,79,300 million। इसका मतलब यह है कि दुनिया का जो टोटल टर्नओवर है डायरेक्ट सेलिंग का, उस टर्नओवर में से लगभग $1,80,000 मिलियन में से हिंदुस्तान की हिस्सेदारी अभी बहुत कम है, $3,019 मिलियन की है। बहुत छोटा सा हिस्सा है। अगर हम लोग जनसंख्या की दृष्टि से देखें तो जितना बड़ा देश है, तो डायरेक्ट सेलिंग के टोटल टर्नओवर का कम से कम पॉपुलेशन के अनुसार हम देखें तो 18% हमारा बनता है, और मौजूदा समय में हम लोग 2% पे भी नहीं है। तो यह पॉइंट यह कह रहा है, चूंकि यहां पे स्कोप बहुत ज्यादा है, वैक्यूम है बहुत बड़ा, खालिस्तान है बहुत बड़ा डायरेक्ट सेलिंग के लिए, और जैसे जैसे ये खालिस्तान भरेगा, जो लोग फोकस होके वजन के साथ में काम करेंगे, जिनको ये मालूम है कि ये $3,000 मिलियन $30,000 मिलियन में कन्वर्ट होने वाला है, तो वो लोग और ज्यादा कॉन्फिडेंस के साथ में काम करेंगे। सो ये पांचों पॉइंट हमें ये कह रहे हैं कि हिंदुस्तान उपयुक्त देश है पूरी दुनिया में डायरेक्ट सेलिंग के लिए। सो हमें भी इसी कॉन्फिडेंस के साथ में काम करना है। हमारे देश की बहुत सारी यूनिक स्पेशलिटीज हैं। हमारे यहाँ पे बहुत सारी ऋतुएं आती हैं, इस प्रकार से इतने सारे धर्म हैं, और इतनी सारी भाषाएं हैं, हमारा कल्चर बहुत रिच है। लेकिन उन सारी चीजों में एक चीज और ऐड हो जाती है कि डायरेक्ट सेलिंग के लिए हम लोग बिल्कुल खजाने में हैं। हमारे हाथ, दोनों हाथों में हमारे लड्डू हैं, आप ये मान सकते हैं, इतना पोटेंशियल है डायरेक्ट सेलिंग का। वर्ल्ड फेडरेशन डायरेक्ट सेलिंग एसोसिएशन, WFDSA, जो दुनिया की एक बहुत रेपुटेड ऑर्गेनाइजेशन है, वो डाटा शेयर करें या वो कोई बात कहे, उसको पूरी दुनिया बहुत गंभीरता के साथ में लेती है। और वर्ल्ड फेडरेशन डायरेक्ट सेलिंग ने ये कहा है कि डायरेक्ट सेलिंग में लोग आएंगे, और लोगों की ये फर्स्ट चॉइस इसलिए बनेगी और बन रही है क्योंकि सबसे पहली चीज क्या है डायरेक्ट सेलिंग में? लो रिस्क बिजनेस ओनरशिप। लो रिस्क बिजनेस ओनरशिप का मतलब यह है कि बहुत कम पूंजी में, बगैर किसी रिस्क के आपको बिजनेस का मालिक बनने का मौका मिलता है। हिंदुस्तान की जो डायरेक्ट सेलिंग की गाइडलाइंस है, उसके अनुसार किसी भी कंपनी में जुड़ने के लिए आपको किसी पैसे की जरूरत नहीं है। फ्री ऑफ कॉस्ट आप कंपनी में जुड़ सकते हैं, और उसके बाद में स्टार्टअप में आपको थोड़ी कॉस्ट की जरूरत पड़ सकती है, कुछ टूल आपको खरीदने पड़ सकते हैं। तो वो एक इनिशियल थोड़ा सा अमाउंट आप लगा के अपने बिजनेस की आप शुरुआत कर सकते हैं। दूसरा, एक्स्ट्रा इनकम। डायरेक्ट सेलिंग बिजनेस एक्स्ट्रा इनकम के लिए जानी जाती है। इंडिविजुअल सेट देयर ओन फाइनेंशियल गोल, बिजनेस प्लान एंड पेस। इस बिजनेस के माध्यम से आप अपने गोल्स को बढ़ा सकते हैं। जो आपको लगता है कि जॉब में गोल पूरे नहीं होंगे क्योंकि वहां पे लिमिटेशन है, इंक्रीमेंट कितना लगने वाला है ये तय होता है जनरली, लेकिन यहां पे आप एक्स्ट्रा इनकम के साथ में अपने गोल्स को बढ़ा सकते हैं और उनको पूरा कर सकते हैं। फ्लेक्सिबिलिटी, इंडिविजुअल चूज व्हेन, हाउ एंड हाउ मच दे वांट टू वर्क। फ्लेक्सिबिलिटी है यहां पे सबसे बड़ी चीज। कोई 9 से 5 का चक्कर नहीं है कि 9 बजे जाना है और 5 बजे तक ऑफिस में बैठना ही बैठना है। आप अपने वर्किंग आवर्स अपने आप सिलेक्ट कर सकते हैं पहले दिन से, आप अपने खुद के बॉस हैं। तो ये फ्लेक्सिबिलिटी लोगों को अट्रैक्ट करती है डायरेक्ट सेलिंग में आने के लिए। ट्रेनिंग एंड मेंटरशिप बहुत बड़ा पॉइंट है, और रॉबर्ट टी कियोसाकी अपनी किताब बिजनेस स्कूल में कहते हैं कि डायरेक्ट सेलिंग बिजनेस से आप इसलिए जुड़ जाइए क्योंकि यहां पे जुड़ने से आपको 7 छुपे हुए फायदे होने वाले हैं। जी हां, 7 ऐसे फायदे मिलेंगे रॉबर्ट टी कियोसाकी के अनुसार, जो आपको दिखाई नहीं देंगे लेकिन वो बहुत बड़े फायदे हैं। और उनमें पहला फायदा रॉबर्ट टी कियोसाकी लिखते हैं कि आपको यूनिक एजुकेशन मिलेगी, एक ऐसी अनोखी शिक्षा मिलेगी जो आपको किसी स्कूल में, किसी कॉलेज में, किसी विश्वविद्यालय में नहीं पढ़ाई गई है। वह एजुकेशन आपको डायरेक्ट सेलिंग में मिलेगी। और वर्ल्ड फेडरेशन डायरेक्ट सेलिंग भी यही कह रहा है, इट ऑफर्स द चांस टू डेवलप बिजनेस एक्सपर्टीज थ्रू फ्री ट्रेनिंग, एजुकेशन एंड मेंटरिंग बाय एक्सपीरियंस्ड लीडर्स। सो ये सारी की सारी चीजें आपको एक्सपीरियंस लीडर्स के माध्यम से सीखने को मिलेगी आपकी अपनी कंपनी में। और 5वीं चीज, परफॉर्मेंस पेज। द ग्रेटर योर एफर्ट द ग्रेटर योर अर्निंग पोटेंशियल। जितनी मेहनत आप करेंगे उतना आपको आउटपुट मिलेगा। मतलब यहां पे
सब तो अच्छे नहीं है, लेकिन फिर भी मैं इस्तेमाल कर रहा हूं आपको बताने के लिए। गधे और घोड़े एक साथ में नहीं चलते हैं। जर्नली बहुत सारी जगह पे, नौकरी में, ऑफिस में, एक बार अगर भर्ती हो गए तो फिर सबको साथ में लेके चलना ही पड़ता है। लेकिन यहां पे डायरेक्ट सेलिंग में आपके अंदर अगर पैशन है, आप परफॉर्मेंस अच्छी कर सकते हैं, आप सीख सकते हैं, अपने सीखने के साथ उन चीजों को अपने बिजनेस में इंप्लीमेंट कर सकते हैं, तो परफॉर्मेंस बेस आपको अपनी परफॉर्मेंस के अनुसार में आपको पे किया जाने वाला है। सो ये इस इंडस्ट्री का एक बहुत महत्वपूर्ण और एक बहुत खूबसूरत हिस्सा है, परफॉर्मेंस बेस। तो वर्ल्ड फेडरेशन डायरेक्ट सेलिंग भी ये कह रही कि ये सारे फायदे हैं, तो इसकी वजह से हिंदुस्तान में भी डायरेक्ट सेलिंग का बहुत सारा भविष्य होने वाला है, और पूरी दुनिया में इन्हीं फायदों की वजह से लोग डायरेक्ट सेलिंग के बिजनेस में आए हैं। विजन अगर हमने देखना है, फ्यूचर के बारे में हमें बातचीत करनी है, तो थोड़ा सा पास्ट के बारे में भी हमें जानना चाहिए। पास्ट से हम लोग फ्यूचर को देख सकते हैं, अंदाजा लगा सकते हैं। तो पास्ट क्या कहता है सर डायरेक्ट सेलिंग का? डायरेक्ट सेलिंग स्टार्टेड इन यूएसए 1959 में शुरुआत मानी जाती है डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री की। द फेडरल ट्रेड कमीशन FTC इश्यूड ए डिसीजन इन 1979 in which it indicated that multi-level marketing was not illegal in the United States. 1974 से 1979 5 सालों तक अमेरिका में डायरेक्ट सेलिंग कंपनियों के ऊपर में बहुत सारी जांच चली, गवर्नमेंट्स बनी, जैसे हमारे यहां पे रूलिंग्स आई हैं, और FTC ने वहां पे ये बोला 1979 में कि डायरेक्ट सेलिंग का बिजनेस अमेरिका में लीगल बिजनेस है, इसको किया जा सकता है। कुछ उन्होंने डायरेक्शन दी डायरेक्ट सेलिंग बिजनेस करने के लिए, और उसके बाद में डायरेक्ट सेलिंग बिजनेस पूरी दुनिया में फैला, और 1990 के बाद में डायरेक्ट सेलिंग की कुछ कंपनियां, विदेशी कंपनियां हमारे देश में आई और उन्होंने यहां पे कारोबार करना स्टार्ट किया। अब ये तो हो गई अब तक की हिस्ट्री। विजन के बारे में हम बातचीत करें, लेकिन उससे पहले थोड़ा सा हम लोग डायरेक्ट सेलिंग का सिचुएशन क्या है हमारे देश में, उसके बारे में हम लोग जानते हैं। हमारे देश में डायरेक्ट सेलिंग को इसको आगे बढ़ाने के लिए, इसकी एडवोकेसी करने के लिए कुछ एसोसिएशंस काम करती हैं, और एक ये ऑर्गेनाइजेशन है जिसको हम कहते हैं डायरेक्ट सेलिंग डिस्ट्रीब्यूटर वेलफेयर एसोसिएशन, जिसका शॉर्ट नाम है DSDWA। जब ये एसोसिएशन बनी 2012-13 में, उस समय इस एसोसिएशन का फाउंडर प्रेसिडेंट बनने का सौभाग्य मुझे मिला, और उस समय हमने पूरे देश में डायरेक्ट सेलिंग को लेकर बहुत सारे अवेयरनेस प्रोग्राम किए। उनका मकसद यह रहता था कि हम आम पब्लिक को बताएं कि सही डायरेक्ट सेलिंग कंपनियां कौन सी होती हैं और मनी सर्कुलेशन कंपनियां कौन सी होती हैं। इन प्रोग्राम्स में हम लोग गवर्नमेंट ऑफिसर्स को बुलाते थे, हम लोग प्रेस मीडिया को बुलाते थे, ताकि डायरेक्ट सेलिंग के ऊपर में जो कंफ्यूजन है वो कंफ्यूजन दूर हो। और हमने देश के कोने कोने में जाके ये बड़े बड़े प्रोग्राम्स किए, बहुत सारे लोग उस प्रोग्राम में आते थे, और हमारी एक डिमांड रहती थी उन दिनों। हमने सरकार के पास में हम लोग गए, हमने RTI लगाई, और हमारी एक ही डिमांड थी कि डायरेक्ट सेलिंग के ऊपर में रूलिंग आनी चाहिए। और एक बहुत महत्वपूर्ण मीटिंग हुई, वैसे तो बहुत सारी मीटिंगें हुई, इंटर मिनिस्ट्रियल कमेटी बनी जिसमें बहुत सारी मिनिस्ट्री थी, और हम लोग उसमें समय समय पे हमें आमंत्रित किया जाता था, हम अपना इनपुट देते थे इंडस्ट्री क्या चाहती है। और ये एक बहुत महत्वपूर्ण मीटिंग हुई थी 24 अगस्त 2016 को कंज्यूमर अफेयर मिनिस्ट्री के अंदर में, वहां के कॉन्फ्रेंस हॉल में ये मीटिंग थी। उस समय मिनिस्टर थे ऑनरेबल रामविलास पासवान जी, और इस मीटिंग में चंद लोग थे, मैं भी इस मीटिंग का हिस्सा था। इस मीटिंग में आप पासवान जी के साथ में हेम पांडे सर को देख सकते हैं जो बिल्कुल उनके बगल में बैठे हैं, और आप जाकिर हुसैन जी को देख सकते हैं जो डायरेक्टर थे उस समय जब गाइडलाइन रिलीज हुई। सो इस महत्वपूर्ण मीटिंग के बाद में डायरेक्ट सेलिंग रिलीज हो गई। लगभग 15 दिन के बाद में 9 सितंबर 2016 वो दिन था जो हमेशा हमेशा के लिए इंडियन डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री में दर्ज हो गया, एक माइलस्टोन बना। एक उम्मीद के साथ में, एक हौसले के साथ में पूरी इंडस्ट्री ने काम करना स्टार्ट किया। 9 सितंबर 2016 वाज द टर्निंग पॉइंट फॉर इंडियन डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्रीज। क्योंकि आप जब डाटाज देखेंगे ना, उन डाटाज में आप पाएंगे कि 2016 के बाद में एकाएक हमारी ग्रोथ होने लग गई, हमारा जो CAGR था वो बढ़ने लग गया था। सो ये एक बहुत ऐतिहासिक घटना थी हमारे देश की। अब डायरेक्ट सेलिंग के ऊपर में रूलिंग तो गाइडलाइंस तो आ गई थी, लेकिन गाइडलाइंस से वो
समाधान हमें नहीं मिला जो समाधान की हमें उम्मीद थी, या जो हम चाहते थे कि इससे लोग भी समझ जाएंगे, कंपनियां भी समझ जाएंगी और चीजें ठीक ठाक हो जाएंगी, लोग गाइडलाइन देखेंगे उसके अनुसार काम करेंगे। लेकिन हमारे देश में जिस प्रकार से थोड़ा सा एजुकेशन का अभाव है और गांव-गांव तक लोग हैं, बिजनेस फैला हुआ है डायरेक्ट सेलिंग का, हम लोग उतने कामयाब नहीं हो पाए। तो फिर जानकार लोगों ने यह कहा कि अगर ये कानून में आ जाए, डायरेक्ट सेलिंग आपकी कानून में आ जाए तो बात बन सकती है। मालूम चला कि हिंदुस्तान गवर्नमेंट, पुराना एक एक्ट है कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट 1986, 1986 में बना था कंज्यूमर्स के लिए, उस एक्ट में बदलाव लाना चाह रही है क्योंकि वो बहुत पुराना एक्ट था। अब बहुत सारी चीजें बदल गई है तो उसमें बदलाव आएगा पूरे में। उस एक्ट में डायरेक्ट सेलिंग को अगर लाया जाए, डायरेक्ट सेलिंग की डेफिनेशन आए, डायरेक्ट सेलर्स के जो डायरेक्ट सेलिंग का कंज्यूमर है उसके राइट्स क्या क्या हैं वो आ जाएं, तो हम सबके लिए बहुत आसान हो जाएगा। और हमने फिर चक्कर लगाने स्टार्ट किए मिनिस्ट्री के, और बहुत सारे फॉलोअप के बाद में फाइनली गवर्नमेंट ने डायरेक्ट सेलिंग का जो नया रूल आ रहा था उस रूल में डायरेक्ट सेलिंग के उस रूल्स में हमें शामिल कर लिया गया। तो उसकी डिटेल में मैं बातचीत आपसे करूंगा, लेकिन उससे पहले मैं बताना चाहता हूं जो गाइडलाइन हमारे बीच में आई उसमें दो बहुत महत्वपूर्ण पर्सनैलिटी थी। वैसे तो बहुत सारे लोगों का उसमें कंट्रीब्यूशन है, लेकिन एक बहुत बड़ा कंट्रीब्यूशन था मोहम्मद जाकिर हुसैन साहब का, जो उस समय डायरेक्टर थे जब गाइडलाइन बनी। तो पूरी ड्राफ्टिंग बनना, उसको पूरा चेक करना और एक्सपर्ट्स की ओपिनियन लेना, तो वो जाकिर हुसैन साहब ने बहुत बखूबी वो काम किया। और चैट विद सुरेंद्र वत्स के एपिसोड नंबर 25 में हमने जाकिर हुसैन साहब से रिक्वेस्ट किया, जनरली गवर्नमेंट ऑफिसर्स पब्लिक प्लेटफॉर्म पे नहीं आते हैं, लेकिन उन्होंने स्वीकार किया हम सब के आमंत्रण को, और बहुत शानदार एपिसोड था। वो आपने नहीं देखा है तो जरूर देखना चाहिए। एमएलएम गाइडलाइन की पूरी कहानी है, कैसे गाइडलाइन बनी और गाइडलाइन में क्या क्या है, और उसी एपिसोड के डिस्क्रिप्शन में आपको गाइडलाइन के लिंक मिल जाएंगे पीडीएफ के, इंग्लिश और हिंदी में, तो वो भी आप डाउनलोड कर सकते हैं और अपनी नॉलेज को बढ़ा सकते हैं। हमारा जो 50वां एपिसोड था गोल्डन जुबली, उसमें हम लोग कामयाब रहे बुलाने के लिए हेम कुमार पांडे सर को, जो कंज्यूमर अफेयर मिनिस्ट्री में सेक्रेटरी थे। सेक्रेटरी बहुत बड़ी पोस्ट होता है, इतनी बड़ी मिनिस्ट्री का सचिव होना अपने आप में बहुत बड़ी बात है। और पांडे सर इतने अच्छे पर्सनैलिटी हैं, और वो ये कहते हैं कि मेरे से ना होता नहीं है, तो वो हमारे न केवल मात्र 50वें एपिसोड में आए, अपितु फ्रेंड्स मीट 2020 जब हमने तालकटोरा स्टेडियम में किया तो उसमें वो हमारे मुख्य अतिथि भी थे, और अभी डायरेक्ट सेलिंग एसोसिएशंस में उनकी सेवाएं हम लोग ले रहे हैं। तो 50वें एपिसोड में हमने पांडे सर को बुलाया। तो दो जो महत्वपूर्ण पर्सनैलिटीज थी उन दोनों को हमने चैट विद सुरेंद्र वत्स पे बुलाया, और बहुत अच्छे से हमने बातचीत की डायरेक्ट सेलिंग के बारे में। कंज्यूमर प्रोटेक्शन बिल 2019 दोनों सभाओं में पास हो गया, जो पुराने कानून की जगह लेने वाला है। ये 30 जुलाई 2019 में पारित तो हो गया था, तो पारित होने के बाद में इस पे रूलिंग बननी थी। अब रूलिंग बनने की प्रक्रिया चूंकि बहुत लंबी है, तो वो प्रक्रिया लगातार चल रही थी, और लगातार गवर्नमेंट हम लोगों से, इंडस्ट्री के जो एसोसिएशन में जो लोग हैं, इंडस्ट्री को जो रिप्रेजेंट करते हैं, उनका इनपुट लेती रही। कई सारी मीटिंगें हुई, और कई सारी मीटिंगों होने के बाद में ये एक नोटिफिकेशन गवर्नमेंट ने जारी किया था, और ये जारी हुआ था सर, डेट वाज 30 जून। 30 जून को ये जारी हुआ, और एक रूलिंग का एक ड्राफ्ट है एक्चुअली ये, और इस ड्राफ्ट में 21 दिन का समय दिया गया था, 21 जुलाई तक का समय था कि आप इस ड्राफ्ट को पढ़िए, जो डायरेक्ट सेलिंग पे रूल गवर्नमेंट बनाने जा रही है। और आपका अगर कोई सुझाव, आपको लगता है कि यार ये चीज गलत है, ये इसमें नहीं होनी चाहिए, या ये चीज और इसमें ऐड होनी चाहिए, तो आप उसमें ऐड कर सकते थे, क्योंकि वो डेट जा चुकी है। लेकिन आपको घबराने की बात नहीं है। एसोसिएशंस ने, इंडिविजुअल बहुत सारे लोगों ने गवर्नमेंट में अपने सुझाव वहां पे दे दिए हैं, और कई सारे लोग कहते हैं कि डायरेक्ट सेलिंग की रूलिंग आ गई है। अभी तक, आज जब मैं आपसे बातचीत कर रहा हूं, तो अभी तक रूलिंग आई नहीं है। वो ड्राफ्ट था, वो नोटिफिकेशन जब जारी करेगी गवर्नमेंट, उस दिन से रूलिंग मानी जाएगी। उनमें से कोई चेंज हो सकता है, जो भी चीजें अभी आई हैं, और चेंज होंगे, उसमें डेफिनेटली बहुत सारे चेंजेस होंगे। तो रूलिंग, फाइनल रूलिंग अभी आई नहीं है, इस चीज को आपने ध्यान रखना है। बीइंग ए अवेयर डायरेक्ट सेलर, आपकी ये जानकारी में सर होना चाहिए, राइट।
केपीएमजी और फिक्की के अगर हम लोग रिपोर्ट पढ़ते हैं, दोनों बहुत बड़ी ऑर्गेनाइजेशन है। केपीएमजी आप जानते ही हैं कि दुनिया की जो 4 बड़ी ऑर्गेनाइजेशंस हैं, ऑडिट फर्म्स हैं, जो डाटाज पे काम करती हैं, उनमें से एक है। और हिंदुस्तान की जो एसोसिएशंस हैं, बिजनेस एसोसिएशंस हैं, उनमें फिक्की की एक बहुत बड़ी रेपुटेशन है। तो दोनों ने मिलके एक रिपोर्ट निकाली थी। वो रिपोर्ट भी ये कहती है कि डायरेक्ट सेलिंग का बहुत शानदार भविष्य होने वाला है, बहुत तेजी के साथ में ये इंडस्ट्री ग्रो करेगी हिंदुस्तान में। तो इतना सब होने के बावजूद भी कुछ लोग हैं, उनको अभी भी कुछ शंका है, कुछ डाउट है। वो पता नहीं किस चीज का इंतजार कर रहे हैं कि आज करूं, नहीं करूं, कम करूं, ज्यादा करूं। या तो वो इंतजार कर रहे हैं कि किसी दिन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी उनको फोन करेंगे और कहेंगे कि भैया अच्छे दिन का जो वायदा किया था वो तभी पूरा होगा जब आप डायरेक्ट सेलिंग करेंगे। या वो ये इंतजार कर रहे हैं कि किसी दिन भगवान सपने में आएंगे और उनको पकड़ के खिलाएंगे और कहेंगे कि भैया उठ जा, कब तक सोता रहेगा। डायरेक्ट सेलिंग के लिए ये स्वर्ण युग है। डायरेक्ट सेलिंग में अच्छी सी कंपनी चुन ले और जान लगा दे अपनी। 4-5 साल की मेहनत में फिर कुछ करने की शायद आवश्यकता नहीं पड़ेगी। अफसोस ये है कि इन दोनों में से कोई कुछ भी होने वाला नहीं है। न तो प्रधानमंत्री आपको फोन लगाने वाले हैं और न भगवान आपको उठाने वाले हैं। आपको खुद निर्णय लेना पड़ेगा, विजन लेना पड़ेगा। और आज आप यहां पे हैं तो कहीं ना कहीं आप डायरेक्ट सेलिंग की गंभीरता को तो समझते हैं, इसलिए आप यहां पे आए हुए हैं। सो ये सारे के सारे आंकड़े हैं, रिपोर्ट्स हैं। और कुछ आपने देखना है, हमारे देश के जो मिनिस्टर हैं अनुराग ठाकुर, उनका वीडियो देख लीजिए आप, सेंट्रल मिनिस्टर। वो कह रहे हैं कि डायरेक्ट सेलिंग एक बहुत अच्छा विकल्प है, देश की इकोनॉमी को आगे बढ़ाने में ये बहुत हेल्पफुल कर सकता है। लेकिन इसके साथ साथ में मैं कुछ आंकड़े आपको बताना चाहता हूं, क्योंकि आंकड़े सच बोलते हैं। डाटाज कभी झूठ नहीं बोलते। डाटाज मतलब फैक्ट होता है। वो शायद आपके प्लान आपको मोटिवेट कर दे और कुछ ऐसा बोल दे जिस पे आपको डाउट हो कि यार ये सही है या नहीं है। आपके पास कोई पैमाना भी नहीं है उसको चेक करने का। लेकिन आंकड़े जो हैं वो कभी झूठ नहीं बोलते। तो आइए आंकड़ों की भाषा हम लोग पढ़ने की कोशिश करते हैं कि आंकड़े क्या कहते हैं। आंकड़े ये कहते हैं कि डायरेक्ट सेलिंग $1 बिलियन इंडस्ट्री है। ये बहुत तेजी के साथ में बढ़ने वाली इंडस्ट्री है। WFDS से, वर्ल्ड फेडरेशन ऑफ डायरेक्ट सेलिंग एसोसिएशन, जैसे मैंने बताया कि ये दुनिया की सबसे रेपुटेड ऑर्गेनाइजेशन है। और वर्ल्ड फेडरेशन डायरेक्ट एसोसिएशन 2020 में का डाटाज इसने रिलीज किया है। यानी 1 जनवरी 2020 से 31 दिसंबर 2020 के बीच में पूरी दुनिया में डायरेक्ट सेलिंग का टर्नओवर कितना रहा, किस देश ने कितना किया, डिटेल का डाटा आ गया है। 1 जुलाई 2021 को यह डाटा पब्लिश हुआ है। और उस डाटा में अगर आप जाएंगे तो शायद कहीं खो नहीं जाएं, गुम ना हो जाएं, कुछ समझ नहीं पाए, तो उसकी कुछ मेन चीजें मैं आपके साथ में शेयर करना चाहता हूं। अगर हम लोग टोटल इंडस्ट्री की बातचीत करें, 2020 में इंडस्ट्री का टर्नओवर रहा $1,79,000 मिलियन से ज्यादा। इसको बिलियन में अगर हम लोग कन्वर्ट करेंगे तो 179.3 बिलियन हो जाएगा ये, राइट। और इसको अगर हम लोग इंडियन रुपीज में कन्वर्ट करें और बिलियंस की बजाय इसको हम लोग करोड़ में लेके आए तो ये टर्नओवर था सर 13,44,750 करोड़। 13,44,750 करोड़ पूरी दुनिया का टर्नओवर था 2000 कैलेंडर ईयर 2020 में। अब इस कैलेंडर ईयर 2020 में जो ये टर्नओवर रहा, इसमें कौन से प्रोडक्ट का कितना टर्नओवर रहा वो भी आपकी जानकारी में होना चाहिए, ताकि आप उन प्रोडक्ट्स पे थोड़ा ज्यादा फोकस करें जिनका आने वाले समय में भविष्य है। तो ये प्रोडक्ट वाइज सेल का एक ग्राफ आपके सामने है। उसमें सबसे ज्यादा टर्नओवर कौन से प्रोडक्ट का रहा? वो प्रोडक्ट थे वेलनेस प्रोडक्ट्स। पूरे टर्नओवर में से 36.2% जो हिस्सेदारी थी वो वेलनेस प्रोडक्ट्स की रही। और पिछले साल ये शायद 35 कुछ थी। इसमें ग्रोथ इसलिए हुआ, कोविड की वजह से लोगों ने और ज्यादा अच्छे से वेलनेस प्रोडक्ट को इस्तेमाल किया। अगर हम लोग क्लोथिंग और एसेसरीज की आप देखेंगे 4.7 है, पिछले साल ये ज्यादा थी।
2019 में अगर हम लोग देखेंगे, 2020 में लोगों ने कपड़े और वो चीजें उस प्रकार से ज्यादा नहीं खरीदी, तो इसलिए ये कम हो गया। तो कोविड का इफेक्ट भी इन डाटाज पे बखूबी दिख रहा है। तो सबसे ज्यादा मैंने बताया वेलनेस इंडस्ट्री काम करती है, और उसके बाद में दूसरा जो है वो कॉस्मेटिक और पर्सनल केयर है। ये कितने परसेंट है सर? 26.2%। यानी वेलनेस और कॉस्मेटिक, पर्सनल केयर, ये सारी के सारे अगर आप मिला लेंगे तो 50% से ज्यादा बन जाती हैं दोनों चीजें। तो आपकी कंपनी में ये प्रोडक्ट होने चाहिए। अगर ये प्रोडक्ट नहीं है तो ये प्रोडक्ट आने चाहिए सर। दो कैटेगरी आपके पास में जरूर होनी चाहिए। टॉप 10 ग्लोबल मार्केट्स, टॉप 10 की हमेशा अपनी एक वैल्यू रहती है। तो टॉप 10 अगर हम देखें पूरी दुनिया में सबसे ज्यादा धंधा करने वाले कौन से देश हैं डायरेक्ट सेलिंग का, तो नंबर 1 पे लगातार कई सालों से 1 नंबर की पोजीशन पे यूनाइटेड स्टेट्स आ रहा है, अमेरिका आ रहा है। और 2019 में अमेरिका का शेयर 20% था, 2020 में ये बढ़ के 22% हो गया। यानी यूनाइटेड स्टेट्स ने बहुत स्पीड के साथ में ग्रो किया है 2020 के अंदर में। चाइना का शेयर 13% था, चाइना का कम होकर 11% रह गया है। तो आप जर्मनी, कोरिया, जापान, ब्राजील, मलेशिया, मैक्सिको, फ्रांस, ताइवान पे आके आप देखेंगे तो ताइवान का जो टर्नओवर है ग्लोबल टर्नओवर से 2% के लगभग रहा है। लेकिन हिंदुस्तान का नाम टॉप 10 में न पिछली बार था न इस बार है। तो ये निराशा की खबर नहीं है, ये एक बड़े वजन के साथ में काम करने की बात यह है कि अब हम लोग टॉप 10 में नहीं हैं, इसीलिए ये राइट टाइम है यहां पे काम करने का। तो राइट टाइम अगर हम लोग काम करेंगे तो जब इंडस्ट्री का टर्नओवर बढ़ेगा, जब हम टॉप 10 में आएंगे तो उसका बेनिफिट उन लोगों को ही मिलने वाला है जो उस समय काम कर रहे होंगे। इंडिया इज प्लेस्ड 12th रैंक ग्लोबली, हम 12वें स्थान पे आ गए हैं। और इसको हम लोग एग्जैक्टली इस स्लाइड में आप और अच्छे से देख सकते हैं। तो सबसे पहले आप यूनाइटेड स्टेट्स देख रहे हैं, चाइना, जर्मनी, और इस प्रकार से ताइवान के बाद में कनाडा है, कनाडा के बाद में इंडिया का हमारा टर्नओवर आता है। और आप टर्नओवर देख लीजिएगा, 3019 मिलियन डॉलर का है। और इस स्लाइड में एक बहुत महत्वपूर्ण चीज है, वो अगर आपकी पकड़ में आ गई तो मैं गारंटी करता हूं आपका जो विजन है वो इतना मजबूत हो जाएगा, फिर कोई भी आपको रोक नहीं पाएगा। और वो देखिए 3 ईयर CAGR 2017 से 2020 का CAGR दिया हुआ है 12 कंट्रीज का, 13 कंट्रीज का इसमें दिया हुआ है टोटल। तो इंडिया का जब CAGR आप देखेंगे तो CAGR है 17.6%। और आप इस पूरी तालिका में देखिएगा, इंडिया के बराबर में कोई नहीं है। इंडिया के नजदीक में अगर कोई कंट्री है तो वो मलेशिया है, छोटी सी जनसंख्या का देश है, 11.4% है। यानी सिर्फ 2 देश ऐसे हैं जो डबल डिजिट में जिन्होंने CAGR को किया है। बाकी अमेरिका, यूनाइटेड स्टेट 4.7% है, चाइना तो -17% है, जर्मनी 2%, कोरिया 2.6, जापान -1.5, ब्राजील 4%, मलेशिया मैंने बता दिया, मैक्सिको 0.6, फ्रांस 0.5, ताइवान 3.8, कनाडा 5.0 और थाईलैंड -0.9%। तो इंडिया का जो CAGR है, CAGR हुआ कंपाउंड एनुअल ग्रोथ रेट। ये बताता है कि कौन देशों ने पिछले 3 साल में किस स्पीड के साथ में काम किया है, उनकी ग्रोथ क्या रही है, और उसी से हम लोग भविष्य का अंदाजा लगा सकते हैं कि भविष्य में कौन सा देश ग्रो कर सकता है। राइट। तो हमारा टर्नओवर अगर हम लोग रुपीज में अगर कन्वर्ट करें तो ये हो जाता है 32,500 करोड़ हो जाता है। और डायरेक्ट सेल्स और हमारा जो CAGR है, जैसे मैंने बताया, ये 17.6% हमारा CAGR रहा। ग्लोबल डायरेक्ट सेल के पूरे कंट्रीज के डाटा है, हर देश के डाटा WFDSC ने रिलीज किए हैं कि भाई जापान में कितना है, कजाकिस्तान में कितना है, न्यूजीलैंड में कितना है, सिंगापुर कितना कर रहा है, वियतनाम कितना कर रहा है, साउथ अफ्रीका कितना कर रहा है। तो बहुत डिटेल में उसमें हम लोग नहीं जाते क्योंकि समय की हमारे पास में लिमिटेशन है। एक बहुत महत्वपूर्ण पॉइंट मैं आपके साथ में यहां पे शेयर करना चाह रहा हूं, क्योंकि इंडिया का हमारा टारगेट है कि हम लोग दुनिया में नंबर 1 जाएं। और नंबर 1 कौन है? अमेरिका है। तो अमेरिका से मैं एक थोड़ा सा कंपेरिजन आपको करके दिखाना चाहता हूं, आपके विजन को थोड़ा सा और एक्सपेंड करने में आपकी मैं सहायता करना चाहता हूं। तो देख लेते हैं हम लोग। अमेरिका का टर्नओवर था सर 2020 में 40,100 मिलियन डॉलर का, और उनका CAGR था 3 साल का 4.7%।
इंडिया का टर्नओवर था हमारा 3019 मिलियन डॉलर का और हमारा जो CAGR था वो 17.6% था। हम ये मान लेते हैं कि ये जो CAGR है, इसी CAGR के साथ में दोनों देश आगे बढ़ेंगे। इंडिया भी इसी CAGR से आगे बढ़ेगा और यूनाइटेड स्टेट्स भी इसी CAGR से आगे बढ़ेगा। तो आगे क्या होने वाला है? क्या कभी ऐसा होगा कि इंडिया अमेरिका से आगे निकल जाएगा या अमेरिका ही राज करने वाला है, अमेरिका ही डायरेक्ट सेलिंग में नंबर 1 रहने वाला है? तो इसके लिए हमने थोड़ा सा डाटाज के ऊपर में काम किया और डाटाज पे हमने ये काम किया कि हम एज इट इज का टर्नओवर, देखिए हमने क्या किया इस तालिका में, हमने इंडिया का यूएस का टर्नओवर लिखा है 2020 का और दोनों का CAGR लिख लिया है। इंडिया का 17.6 और अमेरिका का 4.7% CAGR है। तो 2020 में इसी CAGR से अगर हम लोग बढ़े, 2021 में यही CAGR काम करेगा तो क्या हो जाएगा सर? इंडिया का बढ़ के हो जाएगा 3,555 मिलियन डॉलर और अमेरिका का बढ़ के हो जाएगा 41,484 मिलियन डॉलर। 2022 में इंडिया हो जाएगा 4,175 मिलियन डॉलर और अमेरिका हो जाएगा 43,957 मिलियन डॉलर। और ऐसे होते होते 2043 में जब हम पहुंचेंगे 2047, India's turnover will be 1,25,669 million dollar and US turnover will be 1,15,323 million dollar। यानी हम 2043 में अमेरिका को हम लोग बीट करके दुनिया में नंबर 1 की पोजीशन पे आ जाएंगे। और जिस प्रकार हमारा CAGR बढ़ रहा है, हो सकता है हम उससे पहले भी आए। अमेरिका अगर CAGR बढ़ाएगा तो हो सकता है हम बाद में भी आए, लेकिन हमारा जो टर्नओवर है ना वो बहुत स्पीड के साथ में बढ़ रहा है। मैं आपको बहुत इंटरेस्टिंग डाटाज दिखाना चाह रहा हूं। ये बहुत मेहनत से हम लोगों ने तैयार किए हैं आपके लिए स्पेशली, और पहली बार आपके सामने मैं इनको प्रस्तुत कर रहा हूं। पहले कभी किसी प्लेटफॉर्म पे और कहीं आपको शायद ये देखने का नहीं मिलेगा। क्रक्स ऑफ डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री 2019 वर्सेस 2020, बड़े ध्यान से देखिएगा। 2019 में डायरेक्ट सेलिंग का टर्नओवर कितना था ग्लोबली? 1,80,489 मिलियन डॉलर। और ग्लोबली जो टर्नओवर था, इंडस्ट्री डाउन थी, डाउन कितना था? 4.3% डाउन थे। 2020 में टर्नओवर रहा 1,79,300 और इंडस्ट्री अप रही 2.3%। जब मैं इस डाटा को देख रहा था तो मैं बड़ा सरप्राइज रहा कि 2019 में 180 और अभी हमने किया 2020 में 179, तो ये कैसे हो सकता है? ये तो कम फिगर है। तो जब मैं गहराई में गया तो मुझे पाया कि जब ये डाटा की कैलकुलेशन की जाती है तो किसी भी कंट्री का डाटा मिलता है सबसे पहले लोकल करेंसी में। जैसे इंडिया का डाटा मिलेगा रुपीज में, तो लोकल करेंसी में डाटा मिलता है और उस डाटा को फिर USD के साथ में, अमेरिकन डॉलर के साथ में जब कन्वर्ट किया जाता है तो उसकी वजह से टर्नओवर तो बढ़ा है, लेकिन डॉलर में उसकी जो कीमत है वो कम आ जाती है, क्योंकि डॉलर की प्राइस जनरली एक साल में बढ़ जाती है। तो इसलिए आपको थोड़ा सा टर्नओवर ऐसा लग रहा होगा कि ये कम है, लेकिन ये 2.3% से बढ़ा है। अब इंपॉर्टेंट पॉइंट देखिए, इंडिया का टर्नओवर था 2019 में 2,477 और YOY ईयर ऑन ईयर हमारी जो ग्रोथ थी, यानी 2018 से 2019 में हमारी जो ग्रोथ थी वो थी 12.10%। हमारा 3 साल का CAGR था 16.3%। और अमेरिका का टर्नओवर कितना था? 35,210। YOY ईयर ऑन ईयर उनका ग्रोथ क्या था? माइनस में था 0.4 और उनका 3 साल का CAGR भी माइनस में था 0.3%। 2020 में क्या हुआ सर? इंडिया का टर्नओवर 3,019, YOY ईयर ऑन ईयर ग्रोथ, यानी 2019 के मुकाबले 2020 में जो हमारे देश ने ग्रो किया है 28.3%। आप देखिए कौन सी इंडस्ट्री है हिंदुस्तान में ऐसी जिसने एक साल में 28% की ग्रोथ की है, और वो भी 2020 में। कोविड रहा, लॉकडाउन रहे बहुत बार, 28.3% से इंडस्ट्री बढ़ गई सर। और CAGR हमारा 16.3 से बढ़ के 17.6 हुआ। अमेरिका ने भी बहुत अच्छा परफॉर्म किया। 13 जो माइनस था 0.3 0.4,
तो माइनस से वो प्लस में आए, 13.9% पे पहुंच गए हैं। सीएजीआर में इसलिए उनकी बढ़ोतरी हो गई है। सीएजीआर चूंकि 3 साल का कंपाउंड होता है, तो इसलिए सीएजीआर उनका पहले माइनस था, तो अब ये प्लस हो गया है 4.7%। इंपॉर्टेंट, इंटरेस्टिंग क्या है, व्हेन विल इंडिया बीट यूएस इन डायरेक्ट सेलिंग? कब बीट करेगा सर? 2019 के डाटा के अनुसार हमने 2037 में बीट करना था। अब हम लोग 2043 में बीट कर रहे हैं। इंडिया का टर्नओवर $1,25,000 का हो जाएगा। लेकिन इंटरेस्टिंग और इंपॉर्टेंट चीज क्या है, हमने परेशान नहीं होना कि यार पहले तो हम 2037 में ही राजा बन जाते, बापू बन जाते डायरेक्ट सेलिंग के, और हम 2043 में जा रहे हैं, तो इसका मतलब क्या है, कुछ गड़बड़ चल रही? कुछ भी गड़बड़ नहीं है। यह बहुत अच्छी चीज हमारे लिए क्या है कि 2037 में पुराने सीएजीआर के अनुसार हमारा टर्नओवर होता $37,528 मिलियन का, और इस सीएजीआर के अनुसार हमारा 2037 में टर्नओवर हो जाएगा $47,510 मिलियन का। यह सही बात है, अमेरिका को हम पीछे छोड़ेंगे 2043 में, लेकिन हमारा टर्नओवर जो 2037 में 37,000 होना था, अब 2037 में हम $47,000 मिलियन पे हम लोग पहुंचने वाले हैं। और मेन चीज क्या है, टर्नओवर। अगर टर्नओवर बढ़ेगा, इंडस्ट्री का टर्नओवर बढ़ेगा, तो वो पैसा डायरेक्ट सेलर के पास में आने वाला है, डायरेक्ट सेलर के घरों में पहुंचने वाला है, और खुशियां आएंगी, गाड़ियां आएंगी, बंगले आएंगे, फ्रीडम मिलेगी, सब कुछ मिलने वाला है, राइट। और टर्नओवर का मतलब क्या है, टर्नओवर बढ़ने से क्या फर्क पड़ सकता है? हमने एपिसोड नंबर 91 में रीमा वृद्धि जी को आमंत्रित किया गया था, और रीमा वृद्धि जी चैट विद सुरेंद्र वत्स में जब आई, तो उन्होंने अपनी स्टोरी में बताया। इंटरव्यू देखिए, आपके विजन को एक्सपेंड करने के लिए इंटरव्यू बहुत अच्छा आपके लिए हेल्पफुल रहेगा। सो रीमा वृद्धि जी ने ये कहा, मैंने पूछा उनसे, रीमा वृद्धि जी से, कि मैम आप लंदन में काम करते थे और आपने तो वहां लोगों को देखा है डायरेक्ट सेलिंग से पैसा बनाते हुए, तो क्या बहुत ज्यादा पैसा लोग बनाते हैं? लोग, हमने ऐसा सुना है। तो रीमा वृद्धि जी ने कहा, रीमा वृद्धि की बैकग्राउंड ये थी कि वो लंदन में बैंक में जॉब करते थे, बैंकर थे, और बैंक की जॉब करते करते उन्होंने डायरेक्ट सेलिंग के विजन को समझा, नौकरी को रिजाइन किया, इंडिया शिफ्ट हो गए, इंडिया में डायरेक्ट सेलिंग करना स्टार्ट किया, और आज रीमा वृद्धि एक बहुत बड़ा नाम है इंडियन डायरेक्ट सेलिंग में। तो रीमा वृद्धि जी ने कहा कि वहां पे लोग इतना पैसा कमाते हैं, जो बड़े लीडर्स हैं, उनको अगर अपनी टीम की मीटिंग करनी है तो वो 5 स्टार होटल में उनको नहीं बुलाते, वो उनको बुलाते हैं अपने प्राइवेट जेट में, और 35,000 फीट की हाइट पे जाके उनसे डिस्कस करते हैं कि अगले महीने हमें किस प्रकार से काम करना है। जी हां, लंदन में, अमेरिका में ऐसे बहुत सारे लोग हैं डायरेक्ट सेलिंग के लीडर्स, जिनके पास में अपने जेट्स हैं। क्यों? क्योंकि वहां टर्नओवर है, 40,000 का टर्नओवर है मैक्सिमम इंडिया अमेरिका का। और जब हम सोच के देखिए, अंदाजा लगाइए, 2037 में हम लोग 47,000 मिलियन डॉलर के होने वाले हैं, और 2043 में हम $1,25,000 मिलियन पे पहुंचने की संभावना रखते हैं। क्या कितना बड़ा हो जाएगा? कैलकुलेट इट, इमेजिन करके देखिए। ज्यादा इमेजिन नहीं हो रहा ना, तो आप बस इतना ये सोच के देख लीजिए कि 3,000 से और 1,25,000 पे जब पहुंचेंगे ना, तो 40 गुना हम लोग ग्रोथ करेंगे। और आपका जो लोग डायरेक्ट सेलिंग में हैं, तो उनका अगर 10,000 का चेक आ जा रहा है, तो 10,000 को 40 से अगर आप सिंपली गुना कर लेंगे, तो आप अंदाजा लगा दीजिए कि आपको कितना पैसा उसमें मिल रहा होगा। और ये आपकी विल पे डिपेंड करता है कि आप और कितनी गंभीरता के साथ में इसको करने वाले हैं। तो रीमा वृद्धि जी का ये इंटरव्यू हमें संकेत दे रहा है कि हिंदुस्तान में डायरेक्ट सेलिंग के बहुत अच्छे दिन आने वाले हैं, और बहुत तेजी के साथ में ये इंडस्ट्री होने वाली है। आज समय की हमारे पास में थोड़ी लिमिटेशन है। डायरेक्ट सेलिंग क्यों हर व्यक्ति को करनी चाहिए, और क्यों हर व्यक्ति इसमें आएगा, क्यों हर व्यक्ति आपका प्रोस्पेक्ट है। 15 पॉइंट्स का एक बहुत हमारा एक लंबा प्रेजेंटेशन है, लेकिन उसको मैं स्किप कर रहा हूं, आज मैं लेने की स्थिति में नहीं हूं। आज मैं एक इंपॉर्टेंट टॉपिक पे आपसे बातचीत करना चाहता हूं। जो लोग आज के वेबिनार में आए हैं और अब तक आपने अगर अटेंड किया है, तो अगले जो 10-15 मिनट है वो बहुत महत्वपूर्ण है आपके लिए, वो आपकी जिंदगी के लिए एक टर्निंग पॉइंट बन सकते हैं। तो बहुत ध्यान से सुनिएगा जो अभी हम अगले 15-20 मिनट तक बातचीत करने वाले हैं। हमारी इंडस्ट्री में, डायरेक्ट सेलिंग में एक्साइटमेंट तो बहुत है, जोश तो बहुत है। लोग अपनी कहानियां सुनाते हैं कि मैं
साइकिल पे चलता था, अब मैं 20 लाख की कार में चलता हूं। मैं झोपड़ी में रहता था, अब मेरे पास में बड़ा सा घर आ गया है। तो ये कहानियां सुन सुन के लोग मोटिवेट तो हो जाते हैं, एक्साइटेड तो हो जाते हैं, वो काम करने के लिए पागल तो हैं, वो 24 घंटे में से 18 घंटे काम तो कर रहे हैं, लेकिन समस्या ये है कि उनका बिजनेस नहीं बढ़ रहा है, उनको रिजल्ट नहीं मिल रहे हैं। क्योंकि रिजल्ट के लिए मोटिवेशन तो आपकी एनर्जी है, वो आपको दौड़ाएगी, लेकिन मोटिवेशन के साथ में अगर आपको प्रॉपर एजुकेशन नहीं होगा, प्रॉपर टेक्निक्स नहीं होंगी, आपको क्या बातचीत करनी है, कैसे बातचीत करनी है, कौन सा डायलॉग मारना है, कैसे फॉलोअप करना है, वो कैसे डुप्लीकेशन करना है अपनी टीम के अंदर में, कैसे काउंसलिंग करनी है, कैसे गोल सेट करना है, तो वो अगर प्रॉपर एजुकेशन नहीं होने की वजह से हमारे देश में जो हमारा जो सक्सेस रेट है डायरेक्ट सेलिंग का, वो बहुत कम है, निम्न लेवल पे है वो। इसीलिए लोग बिजनेस में आते हैं और पहले ही महीने में ज्यादातर लोग छोड़ देते हैं। एक एक दो दो चार चार साल से लोग काम कर रहे हैं, विजन तो है उनके पास में, जोश भी है उनके पास में, लेकिन उनके पास में कहीं ना कहीं सही एजुकेशन नहीं है, एक प्रॉपर एजुकेशन नहीं है। उसकी वजह से उनको कहीं ना कहीं वो सक्सेस नहीं मिली जिसके लिए वो हकदार थे। और चैट विद सुरेंद्र वत शुरू करने के बाद में हमारे पास में बहुत सारी क्वेरीज आने लग गई, फोन आने लग गए, लोगों ने कहना स्टार्ट किया, सर मैं इतने सालों से काम कर रहा हूं, कोई अचीवमेंट नहीं है, कुछ तरीका बताइए, कुछ मंत्र बताइए। तो पहले शुरुआत में तो जब हमारे पास में व्यूअरशिप कम थे, फोन कम आते थे, तो डायरेक्टली मैं ही सबके फोन अटेंड करता था। तो जब वैसी स्थिति नहीं हुई तो ऑफिस में वो नंबर दिया गया, तो वहां पे भी जब क्वेरी आती थी तो कोशिश करता था कि मैं बातचीत करूं। तो अब एक व्यक्ति को मैं बातचीत करता हूं, उसको बताता हूं कि भैया ऐसे आप लिस्ट बनाओ, ऐसे आप कांटेक्ट करो, ऐसे आपकी टीम में डुप्लीकेशन नहीं हो रहा था, इस पे काम करो। तो कुछ समय के बाद में मैं थक गया वो बोलते बोलते करते करते, तो मुझे लगा कि ये तो सॉल्यूशन नहीं है इस चीज का। उसके सॉल्यूशन पे हमने 1 साल पहले काम करना स्टार्ट किया और जहन में एक विचार आया A to Z ऑफ डायरेक्ट सेलिंग, यानी डायरेक्ट सेलिंग की एजुकेशन की ए से लेके जेड तक चीजें क्या क्या होनी चाहिए। पहले मेरे दिमाग में ये विचार आने के बाद में मैंने वो सारी की सारी चीजें लिखी कि भाई ए से जेड तक 26 कौन कौन से टॉपिक्स बनते हैं। तो वो 26 टॉपिक डिसाइड किए गए, उस पर काम करना स्टार्ट किया गया। एक एक वीडियो को बनाने में बहुत सारा समय गया, प्रिपरेशन करने में टाइम गया, और फिर वो बन के तैयार हो गई हमारी A to Z ऑफ डायरेक्ट सेलिंग की। पार्ट 1 हमारा बन के तैयार हो गया और पार्ट 1 में हमने 13 टॉपिक हमने डाले हैं। और एक टॉपिक की अगर एवरेज आप ड्यूरेशन लेंगे, एक टॉपिक मतलब 10 मिनट का वीडियो नहीं है, हाथ नहीं लगाया है हमने एक टॉपिक को, हम एक टॉपिक